यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी के इस विशेष सीरीज हिस्ट्री अनटोल्ड में हम आपको सुना रहे हैं इतिहास के अनसुने किस्से। मैं हूं मंजीत ठाकुर और हिस्ट्री अनटोल्ड के इस अंक में हम आपको सुनाएंगे भारत में टीकाकरण के शुरुआती प्रसार के बारे में। ये बात 1805 की है, जब देवजमनी पहली बार कृष्णराज वाडियार तृतीय से शादी के लिए मैसूर के शाही दरबार में पहुंची। तब उन दोनों की ही उम्र सिर्फ 12 साल थी और 12 साल की उस उम्र में उन दोनों की शादी हुई। कृष्णराज वाडियार तृतीय दक्षिण भारत के एक राज्य से नए नए शासक बने थे, लेकिन देवजमनी को जल्द ही पता चल गया था कि उन्हें एक बड़े और महत्वपूर्ण काम के लिए चुना गया है और यह काम चेचक के टीके का प्रसार और प्रचार करना था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉक्टर नाइजल चांसलर लिखते हैं कि लोगों में चेचक के टीके का प्रचार प्रसार करने के लिए और उन्हें इसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवजमनी की भूमिका को एक पेंटिंग के रूप में पेश किया। तब चेचक का इलाज काफी नया था। 6 साल पहले ही अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक माना जाता है, ये सब आप जानते हैं। 14 मई 1796 को जेनर ने अपने माली के 8 साल के बेटे जेम्स फिप्स को टीका लगाया और उन्होंने एक दूध वाली सारा नेल्म्स के चेचक के फफोले से मवाद दिया था, जिसमें कुछ दिनों के लिए हल्के लक्षण थे, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो गए। बाद के टीकाकरण के दौरान चेचक का फिप्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इंग्लैंड के देहात में कई लोगों ने देखा था कि गायों की देखभाल करने वाली महिलाओं को चेचक नहीं होता था, जिससे उन्हें चेचक और चेचक के बीच जो इनका संभावित संबंध था, इसके बारे में सोचना पड़ा। हम जेनर से पहले 1770 के दशक में इंग्लैंड में बेंजामिन जेस्टी और 1791 में जर्मनी में पीटर पैलेट से पहले कम से कम 2 मामलों को जानते हैं जहां कुछ को टीका लगाने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे आगे बढ़ाने और टीकाकरण के लिए लोगों को समझाने का पूरा श्रेय पूरी तरह से एडवर्ड जेनर को जाता है। आइए हम भारत में वापस आते हैं। भारत में चेचक के टीकाकरण को उस समय काफी संदेह के साथ देखा जाता था। कुछ जगहों पर इस टीके के खिलाफ खुला प्रतिरोध भी देखने को मिला, जिसका एक कारण यह भी था कि 19वीं सदी आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश भारत में चेचक का टीकाकरण करने के अपने बड़े सपने को दरकिनार करने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों की दलील थी कि हर साल बहुत सी जिंदगियां चेचक की भेंट चढ़ जाती हैं, जिन्हें टीके की मदद से बचाया जा सकता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता, ताकत और राजनीति का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सबसे पहले टीके को भारत लेकर आई। इस योजना में ब्रितानी सर्जन, भारतीय टीकाकर्मी, टीका बनाने वाली कंपनी के मालिक और उनके जो दोस्त शासक थे वो भी शामिल थे। इन मित्र शासकों में सबसे ऊपर वाडियार वंश का नाम आता है, जिन्हें ब्रितानियों ने 30 साल के देश निकाले के बाद वापस राजगद्दी पर बिठाया था। ठीक हो चुके चेचक के मरीजों के शरीर पर जो पस भरे दाने होते थे उन्हें निकाला जाता था, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल की कहानी आप सुन चुके हैं, और उन्हें इस बार सुखाकर पीस लिया जाता था। इसके बाद स्वस्थ लोगों की नाक के पास इसकी धूल को उड़ाया जाता था। इस तरीके से किए जाने वाले टीकाकरण को वेरियोलेशन कहा जाता है, जिससे व्यक्ति को हल्का इन्फेक्शन होता है। इतिहासकार प्रोफेसर माइकल बेनेट, जिन्होंने वॉर अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स नामक किताब लिखी है, उन्होंने अपनी किताब में अंग्रेजों द्वारा विकसित चेचक के टीके की भारत आने की कहानी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, ब्रितानी भारत में इस टीके को लोकप्रिय बनाना चाहते थे ताकि यहां की जनता को चेचक से बचाया जा सके।
भारत में उस समय चेचक की संक्रमण दर बहुत ज्यादा थी और उससे होने वाली मौतों की दर भी बढ़ी हुई थी। इस बीमारी के लक्षण थे बुखार आना, शरीर में दर्द होना और पूरे शरीर पर पस भरे दानों के फूटने की वजह से तकलीफ होना। जो लोग इस बीमारी में मौत से बच भी जाते थे उनके शरीर पर जिंदगी भर के लिए चेचक के दाग पड़ जाते थे। दशकों तक इस बीमारी का इलाज वेरियोलेशन और धार्मिक प्रथाओं से किया जाता था। पिछली पोस्ट में हमने आपको बताया कि चेचक माता मरियम्मा या शीतला माता का प्रकोप माना जाता था और लोग उनकी पूजा करते थे, हालांकि वो वैज्ञानिक तरीका था। और इस वजह से जब वैक्सीन आई जिसमें काउपॉक्स यानी गाय में होने वाले चेचक का अंश भी था, तो इसे स्वीकार नहीं किया गया और ब्राह्मण टीकादारों ने इस टीके का विरोध किया, क्योंकि एक तो इसमें गाय का अंश था, दूसरा यह उनकी जीविका के लिए खतरा था। प्रोफेसर बेनेट ने लिखा है, सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कोई अपने स्वस्थ बच्चे को जानवरों में होने वाली बीमारी से विकसित टीका लगवाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ काउपॉक्स का स्थानीय भाषा में अनुवाद करना भी आसान नहीं था। उन्होंने इस काम के लिए संस्कृत के जानकारों को भी बुलाया, पर वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे उससे चेचक कहीं ज्यादा बुरी बीमारी के लिए मालूम होता था और तो और लोगों में इस बात का डर फैल गया कि काउपॉक्स से कहीं उनके मवेशियों को नुकसान न पहुंचे। एक और बड़ी समस्या यह थी कि इस टीके को देने का सबसे असरदार तरीका यह था कि पहले एक स्वस्थ व्यक्ति की बाह पर सुई से इस टीके को लगाया जाए और 1 सप्ताह बाद उस जगह पर जब काउपॉक्स का फोड़ा निकल आए तो डॉक्टर उसका पस निकालकर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के हाथ पर लगा दे। भारत में वाडियार रानी तक पहुंचने वाले टीके की यात्रा एक ब्रितानी नौकर की 3 साल की बच्ची से शुरू हुई जिसका नाम एना दस्टहॉल था। भारत में इस बच्ची को 14 जून 1802 को सफलतापूर्वक चेचक का टीका दिया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में लगने वाले सारे टीके इसी बच्ची से शुरू हुए। एना के टीकाकरण के 1 सप्ताह के बाद उसकी बाह से पस निकालकर 5 और बच्चों को चेचक का टीका दिया गया और इसके बाद टीका पूरे भारत में लगाया जाने लगा और हैदराबाद को चीचिंगलपेट और मद्रास से होते हुए ये मैसूर के शाही दरबार में पहुंचा। जैसे जैसे लोगों को इस टीकाकरण की प्रक्रिया के फायदों के बारे में पता चलता गया वैसे वैसे लोग इसे अपनाते गए और बहुत सारे टीकादार वेरियोलेशन प्रक्रिया से टीकाकरण की ओर जाने लगे। और इतिहासकार प्रोफेसर बेनेट ने अंदाजा लगाते हुए लिखा है कि सन 1807 तक भारत में 10 लाख से ज्यादा टीके लग चुके थे। तो ये थी चेचक टीकाकरण की भारत में प्रसार की कहानी। अभी जिस तरह से टीकाकरण चल रहा है और बूस्टर डोज लग रहे हैं, ये उसकी जननी है, ये इसकी मूल कहानी यही है। अगर आपको हिस्ट्री अनटोल्ड पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। नमस्कार।